तक पहुंच। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मैं उनकी नीचता के लिए शब्द तय नहीं कर पा रहा हूं। मानवता के दुश्मन, ये बहुत छोटा शब्द मालूम होता है मुझे उनके संबोधन के लिए, जो इस वक्त सांसों का सौदा कर रहे हैं, जो इलाज के लिए तड़पते मरीजों के परिवार वालों की बेचारगी में दलाली की गुंजाइश निकाल रहे हैं, जो गरीबों के इलाज के लिए आए इंजेक्शन में हेरा फेरी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ मुनाफा हो जाए। इंसानियत कहाँ गई इनकी, ये तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। सवाल खड़ा होता है कि इन्हें इंसान कहलाने के दायरे में भी रखा जाए क्या? एक एक सांस के लिए लड़ाई हो, जब एक दवा एक इंजेक्शन के लिए लोग जूझ रहे हों, अस्पताल में एक बेड के लिए संघर्ष हो, तब इंदौर, नरसिंहपुर और भोपाल से आई खबरें हैरान नहीं शर्मसार करती हैं। ये धरती पर बोझ, आदमी के नाम पर गाली हैं ये लोग, जिन्हें जिंदगी की कीमत पर मुनाफा सूझ रहा है। सरकार तो इन्हें कड़ी सजा जब देगी तो देगी, समाज से भी ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, इन लोगों को आईना दिखाया जाना चाहिए। सवाल मेरा सिस्टम से भी है कि जब सरकार बंदोबस्त कर रही है, ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में बेड और कोरोना संक्रमण के इलाज में जरूरी दवाओं के दावे किए जा रहे, तो संकट कैसे है और कैसे दलाली कालाबाजारी के लिए गुंजाइश निकल जा रही है? तो जिम्मेदारों से भी पूछेंगे सवाल, और जो एक खास पैनल है उससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भैया करवा तो दूंगा, बट क्या है, सिर्फ रिस्क मेरी नहीं रहेगी, रिस्क आपकी रहेगी। प्रशासन जानो आप जानो, बेड दिला सकता हूँ मैं। वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह तो मिल जाएगी ना? हाँ, ऑक्सीजन, इंजेक्शन वगैरह सब चीज की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ तो करवा दो सर, जो भी बता दो मुझे, तो अपन कर लेंगे उनको, क्योंकि क्या घर पे इतनी अच्छी केयर होती भी नहीं है। जो भी देखा जाएगा वो तो देखो, यहाँ भी वही होना, वहाँ एक उम्मीद तो जगी रहेगी। हाँ वो तो सही है भैया, आपके 60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे भैया, उनको देने पड़ेंगे वहाँ पे एडमिशन के बाद ही। एडमिशन के बाद ना तुरंत आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनको तो देने पड़ेंगे अपने को। हाँ हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो और थोड़ा सा खींच सकते हैं क्या ऊपर? भैया देखो ना, तो मेरा इसमें कोई रोल है, क्योंकि मैं भी बाहर दूसरी जगह जॉब करता हूँ, बट वहाँ के जो स्टाफ है उनसे थोड़ी बातचीत बड़ी है, तो वो लोग तो डायरेक्टली। ये ऑडियो एक दलाल और अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने आए परिजनों का है। जिंदगी की कीमत लगी है। दलाल ने एक बेड की कीमत लगाई है 60,000 रुपए। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस सबसे बड़े संकट में भी जिस तरह हर दिन खबरें आ रही हैं, तो इनकार भी नहीं कि ये दलाल जिंदगी की लड़ाई में भी अपनी गुंजाइश निकाले बैठे होंगे। जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे एक टोकन व्यवस्था भी की गई है कि जो पेशेंट आता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सके। तो वी आर इंश्योरिंग कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसमें कार्रवाई हो। इंदौर से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी आईं। सरकार ने भी सख्त फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि ये कालाबाजारी का मौका मिलता कैसे है? राजेंद्र नगर के जो लोग दो पकड़े गए हैं, उसमें जो मेल्स हैं, दोनों जो पुरुष वर्ग है, दोनों पे रासुका लगाई जा रही है। अभी मेरे पास आने वाला है रासुका। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी उसमें सख्ती करने का बोला था, तो अभी बस पुलिस में टाइप हो रहा है। मेरी डीआईजी साहब से बात हुई थी, वो आ जाएगा, आज रासुका लग जाएगी उन पर। और जितने भी ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, चाहे हॉस्पिटल वाले हों चाहे दुकान वाले हों, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसमें रासुका की कार्रवाई ही की जाएगी। आज फिर इंदौर पहुंचे रेमडेसिविर इंजेक्शन के 312 बक्से, जिसमें हर जिले तक जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन पहुंचाए जाएंगे। सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जरूरतमंदों तक ये क्यों नहीं पहुंच पाते। आज कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने सीएम शिवराज को रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चिट्ठी लिखी। पीसी शर्मा पहले ही एक दिन का उपवास कर चुके हैं। बार बार सरकार, उनके मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे ऑक्सीजन की हम पर्याप्त व्यवस्था करा रहे हैं, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं, फिर लोगों की जान क्यों जा रही है? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। संकट के समय में सही पहचान होती है तो ये इंसानियत के दुश्मन भी पहचान लिए जाएंगे। तूफान गुजर जाएगा,
लेकिन ये दलाल पूरी जिंदगी इस पहचान के साथ जिएंगे कि ये वो बेशर्म हैं जो सांसों का सौदा करने से भी बाज नहीं आए। भोपाल में मनोज राठौर, इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। पंकज जी का माफ कीजिए, बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं। पंकज जी क्षमा करिएगा। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश जी का। और तीसरे मेहमान हैं चैतन्य भट्ट, ये बहुत चेतन जर्नलिस्ट हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत है चेतन जी का भी। पंकज जी माफी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आप। पंकज जी, मैं सवाल आपसे करूंगा सबसे पहला यही कि अब जो व्यवस्था है वो क्या है, ये इंजेक्शन को लेके कैसे बट रहे हैं, को किसकी ओनरशिप है, अब सेंध है सिस्टम में या नहीं, ये जानना चाहता हूं। और उपलब्धता पे भी बताइएगा आप। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले उपलब्धता पर बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सारी 2 व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति को जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन मिले। इसके लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से लेकर जहां जहां संभव है वहां बात की जा रही है और इसीलिए फैसला किया गया कि अगले 2 महीने में 60 दिन के समय में मध्य प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी की जा रही, ताकि मध्य प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बने। एक विषय और यही विषय रेमडेसिविर के मामले में है कि सरकार के स्तर पर प्रयास किया, इसलिए व्यवस्था को केंद्रीकृत किया गया है कि आवश्यकता पड़ रही है तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज से इंजेक्शन आए जा रहे हैं, जिलों में हेलीकॉप्टर से वितरित कराए जा रहे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि प्रशासन और चिकित्सालय वो दिख रहा है, दोनों के समन्वय दिख रहा है। हम लोगों को सारे फोटो वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ओनरशिप किसके पास है उसकी, बताइए आप। जिले में कलेक्टर या मंत्री, किसके पास है ओनरशिप इसकी इंजेक्शन की? नहीं, ऑब्वियसली जिले में कलेक्टर के पास इसकी ओनरशिप है, वो कलेक्टर प्रभारी हैं और जो चिकित्सालय के लोग हैं वो उनसे प्रशासन से समन्वय करने के बाद इस इंजेक्शन की बात करते हैं। पर इसके बाद भी प्रवीण जी, मैं आपके इस विषय को लेकर साधुवाद दूंगा आपको कि इन तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार से इन इंजेक्शनों को अवैध रूप से प्राप्त कर रहे हैं और बाजार में उनकी काला बाजारी कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल शब्द उनके लिए ठीक किया कि उनकी नीचता की पराकाष्ठा है। वो मानव जाति नहीं, वो नराधम कृत्य के प्रकार के लोग हैं। उनका कृत्य मानवता के प्रति अशोभनीय है और ऐसे तमाम लोगों के लिए सरकार ने रासुका का प्रावधान किया। और मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरा संवाद होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका लगाई जाए, उनके चित्र सार्वजनिक किए जाए, ताकि उनको ये स्मरण हो कि जिस प्रकार के घिनौने कृत्य के बारे में पंकज जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कर सकते हैं कि जिस पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यहां हालांकि हम उनसे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बहुत सारा वो चाह रहे थे कि उनका रिमार्क बतौर भाजपा के प्रवक्ता क्या रहता है। खैर, स्वदेश जी का रुख करते हैं। स्वदेश जी, वो सिद्धांत सहमत है कि ये होना चाहिए, हो नहीं रहा, अभी भी डेली चल रहा है ये सब मसला। ये इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड बुक करने के लिए 60,000 रुपए दलाल मांग ले रहा है। प्रवीण जी, यहाँ बिल्कुल सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा विषय लिया है जिस विषय की आज सबसे ज्यादा अहमियत मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। आज रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये समझ लेना चाहिए आपको कि कोई भी थानेदार जब तक इशारा नहीं करता सिपाही 100 रुपए की रिश्वत ले नहीं सकता। आपके संरक्षण में इस तरह की कालाबाजी आ रही, स्वास्थ्य की वो दवाएं जो जीवन रक्षक दवाएं कही जाती उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे। आप ऐसे लोगों को आपने बिठा रखा है कि भ्रष्टाचार को अवसर दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप जागरूक होते या आप जिम्मेदार होते, आप कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी करते तो 13 महीने आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हो गए। आप एक ऑक्सीजन प्लांट खड़ा कर देते। आपने घोषणा की, आपने 11 हेक्टेयर उनको जमीन भी आवंटित की, पर वहां बाउंड्री से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। आज हम देख रहे हैं, देखिए प्रवीण जी, मैं बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स हूं। मैं कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा हूं और मैं कोविड सेंटर पर जाता हूं।
मैं घर में बैठ के डिबेट करना एसी में नहीं कर रहा हूं, मैं मैदान में लोगों के साथ रह रहा हूं, इसीलिए मैं द्रवित हूं, मैं दुखी हूं, मेरा मन बहुत विचलित है। मैं ये जान रहा हूं कि जिस तरह से अपने जीवन के लिए सांसों की जरूरत होती है, इसी जीवन रक्षक दवाओं की जरूरत होती है। चेतन जी का रुख करेंगे, बहुत बड़े पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। चेतन जी, ये केवल एक शहर का मामला नहीं है, आप देख रहे होंगे जबलपुर में भी यही चल रहा है, इंदौर में भी यही चल रहा है, भोपाल में भी यही चल रहा है, ग्वालियर में भी यही चल रहा है। मैं केवल आपसे जानना ये चाहूंगा कि पिछला जो कोरोना वाला कार्यकाल था, जो बुरा दौर था, उसमें हमने कोरोना वॉरियर के तौर पे डॉक्टर्स और इन सब का बहुत सम्मान किया। इस वक्त आपको लग रहा है कि ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल मरीजों को की मुश्किल में भी अवसर तलाश रहे हैं क्या? आपके शहर में भी यही हाल है क्या चेतन जी? नहीं, देखिए, समाज में आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। निजी अस्पतालों में जिस तरह से लूट चल रही है उसके प्रति सरकार का भी ध्यान है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही हो नहीं पा रही। इवन जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कल ही एक बड़ा आदेश जारी किया है, 1 घंटे के भीतर आपको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है अगर जरूरत है तो उसको दी जाए। उसके पहले भी वो आदेश पारित कर चुका है कि जो निजी अस्पताल हैं वो ज्यादा पैसा न लें, जो सरकार ने रेट तय किए हैं उससे 40% ज्यादा वो रेट ले सकते हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ 100-200% वसूली की जा रही है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये जो आपदा में अवसर की खोज है वो निजी अस्पताल वाले या दूसरे जो ब्लैक मार्केटियर है वो कर रहे हैं। अभी जबलपुर में भी एक दुकानदार पकड़ा गया था जो 18,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहा था। एक पत्रकार ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो कोरोना की दूसरी वेव आई है इसकी गंभीरता के बारे में मुझे लगता है कि सरकार को भी उतनी जानकारी नहीं थी और जनता को भी इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए पहली वेव के बाद जब उसका जो संक्रमण है कम हुआ तो मुझे लगा कि लोगों ने भी लापरवाही करती और सरकार ने भी लापरवाही करती। दूसरी बात, राजनेताओं को चुनाव से और लगा कि जीत गए हम तो जंग कोरोना से। जी, हम जीत गए जंग, लेकिन ऐसा था नहीं, जबकि वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि सेकंड वेव आएगी और अभी भी ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती। तो इस बीच में उसकी तैयारी पूरी तरह से करना थी, लेकिन ये संक्रमण इतना भयावह होगा इसकी कल्पना शायद मुझे लगता है कि ना डॉक्टर्स ने की थी ना सरकार ने की थी। और यही कारण है कि आज अकेले मतलब बात ना करें हम, आप गुजरात में देख लें, दिल्ली में देख लें, कहीं भी देख लें, जहां भी संक्रमण हो रहा है वहां ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में ये है कि जितने बेड्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा मरीज हैं। अब बेड्स के लिए लोग पत्रकारों को, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करते हैं, लेकिन चूंकि जब बेड्स ही नहीं है अस्पतालों में तो वो कहां से लाएं? जो सरकारी अस्पताल है उनकी भी एक सीमा है, उनके पास बहुत से रोगी आते हैं। ठीक बात है, पंकज जी को इन कर लेते हैं, आऊंगा छतन जी, वक्त है अभी हमारे पास, मोटी मोटी बात मैंने आपकी ले ली। पंकज जी, एक बात मुझे याद है, जिस दिन मंत्रियों को प्रभार बटे थे उस दिन आप मेरे साथ डिबेट में थे और आपने कहा था कि ये जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक दो कोई जिला आप ऐसा बता दीजिए कि वहां उनने कम से कम स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल कर रखी है, वहां ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही या गवर्नमेंट के बेड को लेके कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही। एक आध कोई जगह पंकज जी। देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के पूरे 52 के 52 जिलों में जिन मंत्रियों को दायित्व दिया गया अपने दायित्व का सजगता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, पर जिस प्रकार की आपदा है उस प्रकार की आपदा में मैं इस बात को मानता हूं कि अभी असंतुलन की स्थिति है और इसीलिए दिन रात सरकार के स्तर पर वही सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन के अधिकारी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यकता के अनुरूप संतुलन स्थापित किया जाए। और यही कारण है प्रवीण जी कि मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन, आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने विधिवत एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे भगवान दास सबनानी जो तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं वो सब उसका हिस्सा हैं। उनके नंबर सार्वजनिक किए गए, जगह जगह डॉक्टरों के नंबर सार्वजनिक किए गए, परीक्षण की दर तय की गई है। अस्पतालों से कहा गया रेमडेसिविर जो 3,000 का आता था वो 899 की उसकी एमआरपी की बात की जा रही है। ये सारे सरकार के प्रयास हैं, लेकिन फिर आग्रह करूंगा मैं कि जिस प्रकार से समाज में अव्यवस्था होती है वैसे कुछ अराजक तत्व हैं जो इस अवसर का लाभ, जिसको आप और चेतन जी ने आपदा अवसर का वैसा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात खंडित करने के लिए एक बात पंकज जी, कानून की बात की स्वदेश जी का रुख करूंगा जी। एक बात बता दीजिए, केवल आपने रासुका की बात करी, बस ये कमिटमेंट कर दीजिए कि अगर कोई पकड़ा गया किसी भी पद का रसूखदार व्यक्ति, जैसे भोपाल में खबरें भी आ रही हैं, बचाया नहीं जाएगा। ये न्यूज़ 18 में आप कर दीजिए कि जो जिम्मेदार होगा, चाहे वो कितना भी अटैची वाला आदमी हो, कितना भी ताकतवर हो, बचेगा नहीं। भोपाल के प्रवीण जी,
मैं प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं सरकार संगठन दोनों की ओर से आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि यदि कोई दवाओं की, इंजेक्शन की कालाबाजारी, अस्पताल की दलाली में पकड़ा जाएगा, वो बड़ी अटैची वाला हो, सूटकेस वाला हो, झोली थैले वाला हो, कानून सबके लिए बराबर है। रासुका के तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपराध सरकार के प्रति नहीं है, ये अपराध समाज के प्रति है, ये अपराध उन लोगों के प्रति जिनको आवश्यकता है, तो बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूं, भाई वो हमारा भी मुजरिम है, वो गवर्नमेंट का मुजरिम नहीं है, एक आम आदमी का मुजरिम है जो मध्य प्रदेश में निवास कर रहा है, भले ही कोरोना प्रभावित हो या पीड़ित हो या ना हो, ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से। स्वदेश शर्मा जी, वक्त सियासत का नहीं है, बल्कि आप लोग भी चाहे तो एक तरह की विजिलेंट एजेंसी की तरह काम करिए ना गवर्नमेंट का, कि आप पकड़िए, बताइए यहाँ गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा, बजाय सियासत करने के। प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात। मैं सकारात्मक विपक्ष के रूप में यहाँ बैठा हूँ और मदद करने के लिए बैठा हूँ। सरकार कहे तो कि हमसे व्यवस्था संभल नहीं रही है तो हम संभालने को तैयार हैं, लेकिन हमने ये देखा आपदा में अफसर ढूंढने वालों की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का भी मुंह बंद कर दिया। पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन अंदर अपनी आत्मा को पहचाने, छाती पे हाथ रख के देखे तो परिस्थितियां नहीं। मैं ये कह रहा हूं इनसे, ये दुखी मन से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इनको दुख कितना है मैं जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं धैर्यवर्धन शर्मा, शिवपुरी के निवासी हैं। ऑक्सीजन में अभाव में उनके रियल मामा की मौत हो गई, रियल मामा के लड़के की मौत हो गई। रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको खुद नहीं मिला, वो इतने परेशान। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है धैर्यवर्धन शर्मा जी। और मैं बताऊं आपको कि पीपुल्स हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई है राजधानी में, उसको दबाया जा रहा है। वहां एक परवीन बेगम नाम की महिला की मृत्यु हुई है, वहां 50 लोग उस आईसीयू वार्ड में एडमिट थे। सुबह 8 बजे से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, प्रशासन ने इसकी खबर नहीं ली और 2 बजते 40-50 लोगों की मौत हो गई है। और डेढ़ बोडिया कांग्रेस यहाँ कांग्रेस नहीं है, देखिए जीवन रक्षक दवाएं नहीं है, बेड नहीं है, और मर जाए तो शमशान में हमको जगह नहीं है, शमशान में जगह के लिए भी हमको पैसा देके चेतन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, दोनों को रखूंगा। ये शोर सुन के दर्शक, ये माहौल भी जो है वो शोर और इस तरह की डिबेट का नहीं है। दर्शक वैसे ही परेशान है और इरिटेट होता। चेतन जी को इन कर देता हूं। चेतन जी, क्या हालात है? मैं चाहता हूं जबलपुर और उसके आसपास के इलाके, हालांकि आप मध्य प्रदेश के बहुत अच्छी नब्ज रखते हैं, लेकिन ज्यादा ऑनरशिप आऊंगा। पंकज जी आऊंगा आपका। चेतन जी, क्या हालात हैं वहां और आपको लगता है कि कितने दिन में वहां पे ठीक ठाक स्थिति हो जाएगी? अभी के हाल, सूरत हाल कैसा है आपके इलाके का? इलाके की एक सी हालत है कमोबेश, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, ये बहुत खराब ही स्थिति है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे आपदा के समय किसी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न जड़ के अगर साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता जो मौत के मुंह में जा रही है उसकी रक्षा हो सकेगी। अभी हमारे यहाँ जबलपुर में सांसद विवेक तन्खा ने अपने प्रयासों से यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, उन्होंने अपना पैसा भी दिया सांसद निधि का, इसके अलावा तरुण भानोट ने अपनी जेब से भी पैसे दिए। तो अगर इस तरह के लोग, वो कांग्रेस के थे, इवन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि संकट से निकलना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। ऐसा लोगों का भी कहना है कि ये जो पीक सीजन आया है अप्रैल मध्य का, ये मुझे लगता है कि उनका भी कहना है, डॉक्टर्स का भी कहना है कि मई के मध्य तक या अंत तक चलेगा। उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको फिर उस तरह से लापरवाही से न छोड़ दें, जनता भी लापरवाही न करे और सरकार भी लापरवाही न करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 1-1.5-2 महीने के भीतर काफी जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगा देंगे। अभी हमारे जबलपुर में भी प्लांट लगे, लेकिन आसपास जो छोटे शहर हैं उनमें ये व्यवस्थाएं अगर जल्दी हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि जो संकट की घड़ी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसे समय में मैं बार बार यही कह रहा हूँ, चाहे वो स्वदेश शर्मा जी हो या पंकज जी हो, कि ऐसे समय में किसी पे आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। अपने को तो ये करना चाहिए कि हमारे देश की जो जनता है, मैंने इसीलिए टोका भी, ये वक्त सियासत करनी है, बेशक नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि कौन क्या कोई बात है। पंकज जी का रुख कर लेते। पंकज जी, ये ठीक है, गवर्नमेंट ने रेट जारी कर दिया, अगर वक्त रहा तो आऊंगा। चेतन जी, पंकज जी, गवर्नमेंट ने रेट जारी कर दिए, सब कर दिया, रेट तय कर दिए, इतना इतना करना है, ये करना है, वो करना है,
उसके बावजूद आपके पास आती होंगी खबरें, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं मुझे पता है, आपके पास आती होंगी खबरें कि भाई कुछ जगह ठीक है, ये जो बदमाश जिनको हम कह रहे हैं कि भाई इनके लिए संबोधन नीचता से भी और कोई छोटा शब्द है तो वो होगा, ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे अस्पतालों से भी इस तरह की खबरें आ रही है कि भाई उन्होंने रेट अचानक से बढ़ा दिए, वो एक तरह से गरीब जो व्यक्ति है मरीज उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, इतने रेट कर दिए। इसको बैलेंस करने का कोई प्लान या आइडिएशन? देखिए बिल्कुल प्लान है प्रवीण जी, इसीलिए प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी और तमाम प्रशासन के लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के स्तर पर कहां कोविड सेंटर डेवलप किए जाएं। बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं, संघ हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है। इससे और भी संगठनों का मैं यही तो आग्रह कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि अवसर राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। बताइए कांग्रेस ने कौन सा एक काम किया, किसी एक जिले में कोई कोविड सेंटर डेवलप किया हो? चेतन कश्यप जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए छिंदवाड़ा में किया है, लेकिन हम ये वाहवाही की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सांसद अरे इंदौर के छोड़ दो, डेवलप किया है, वो सेठ आदमी है, वो करोड़पति ने किया है, हमारे विधायक इंदौर के करोड़पति सेठ ने किया है इंदौर में, वो करोड़पति सेठ ने किया है, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। इंदौर के करोड़पति सेठ ने किया और किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं किया किसी ने, कोई कुछ नहीं काम किया। राजनीति करते तुम लोग, शर्म आना चाहिए तुमको, तुम लोग राजनीति छोड़ो, तुम लोग राजनीति बंद करो, इसके ऊपर शर्म आना चाहिए। आओ मिलकर जनता को बचाएं, आओ मिलकर जनता को बचाएं, ये राजनीति छोड़ो, आओ मिलकर जनता को बचाएं, फिर राजनीति करना, राजनीति फिर करना, राजनीति फिर करना। आओ मिलकर मध्य प्रदेश की जनता को बचाएं, तुम्हारा भी जिम्मा है मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष हो तुम, आओ मिलकर जनता को बचाएं, आओ मिलकर जनता को एक सवाल लेता हूँ, मिलो जी, पहले पंकज जी से एक सवाल करो, पंकज जी की गवर्नमेंट है, पंकज जी के पास एक सवाल लेके जाऊंगा, मिलकर जनता को बचाएं। एक सवाल लेके जाऊंगा। मेरा सवाल प्रवीण दुबे का सवाल नहीं होता, पूरे मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं उनका सवाल होता है। पंकज जी, ये जो व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं कुछ एक जगह, आप खुद भी स्वीकार रहे हैं कि हाँ भाई मरीज ज्यादा है, बेड कम है, ये है वो, कब तक आपको लगता है काउंटर हो जाएंगी चीजें और बहुत हद तक लोगों को राहत मिल सकती है? प्रवीण जी, पिछले 7 दिनों में मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में बिस्तरों में वृद्धि की गई है। कई जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर की जहां आवश्यकता है वो व्यवस्थाएं भी सरकार ने की है। और जिस तीव्र गति के साथ सरकार सारे मोर्चों पर काम कर रही है, मैं अनुमान के हिसाब से बोल रहा हूं जो सरकार की तैयारियां हैं कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में मध्य प्रदेश में ये जो विषम परिस्थितियां हैं बहुत हद तक सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि दिन रात सेना के सहयोग से, समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से मुख्यमंत्री जी स्वयं मोर्चे पर हैं और एक ही दायित्व और एक ही धर्म है, एक ही प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी हैरान परेशान नहीं हो। ये 8 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के, जितने कांग्रेस के हैं, पर पीड़ा ये राजनीति सूझ रही है। चेतन जी, क्या ये एक वजह ये भी हो गई कि दहशत ज्यादा फैल गई लोगों के मन में, बीमारी की का जो प्रकोप है उससे ज्यादा दहशत का प्रकोप हो गया, ऐसे कुछ भी हालात आपको दिखते हैं क्या चेतन जी? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, लाशों की फोटो दिखाई जा रही है, आज यहाँ इतने मरे ये हुआ, तो ये कहीं ना कहीं पैनिक तो करता है। ऐसे मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि आप बार बार अगर इस तरह की चीजें पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपके मन में इस तरह की भय उत्पन्न होता है और उस भय से भी उस रोग का कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकता है। इस तरह का मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है। तो मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि ठीक है, अगर मान लीजिए 800 लोग संक्रमित हुए हैं और अगर 600 उसमें से ठीक हो गए तो उनके इंटरव्यू मीडिया में आने चाहिए, अखबारों में आना चाहिए कि हम कैसे कोरोना से लड़के आए, ताकि लोगों में उत्साह का वातावरण बने। आप बार बार अगर किसी चीज को बताएंगे, हम दिखाते भी लगातार, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों को का शुक्रिया यहीं अदा करना पड़ेगा मुझे। मैं स्वदेश जी मुझे बुला रहे थे, लेकिन माफ कीजिए मजबूरी है मेरी, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। लोगों से जरूर जाते जाते एक अपील करूंगा कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक सड़कों पर नहीं उतरें, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि माहौल अस्पताल का बहुत ख़राब है, बेड्स नहीं मिल रहे, बाकी जो जरूरी इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहे। और ऐसे में हम लोग भी, चेतन जी ठीक कह रहे हैं कि फ़ोन हम लोगों के पास भी आते हैं और बहुत बेबस सा महसूस करना पड़ता है जब हम व्यवस्था नहीं करा पाते किसी की। तो
लिहाजा घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। This shows is